Feed Directive, your own training institute. अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने का। आपके इतने अच्छे कमेंट्स मुझे मिलते हैं और इतना आप सपोर्ट करते हैं और आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए मैं आज स्पेशली अपने उर्दू व्यूअर्स के लिए एक कोर्स लेकर आया हूँ और वो भी आपकी पुरजोश फरमाइश पे। और वो कोर्स क्या है? आप समझ ही गए होंगे, वो कोर्स है ब्लेंडर का। हाईली डिटेल्ड ब्लेंडर का कोर्स है। इसमें मैं काफ़ी कुछ आपको सिखाऊंगा। ये मैं मुख्तलिफ चैप्टर्स में डिवाइड करूंगा, मुख्तलिफ कोर्सेज भी होंगे। ये पहला कोर्स जो स्टार्ट होगा ये होगा मॉडलिंग फोकस्ड, यानी कि इसमें हम लोग ज़्यादा मॉडलिंग करेंगे, हार्ड सरफेस मॉडलिंग, और हम लोग इसमें ऑर्गेनिक मॉडलिंग करेंगे। ये कोर्स स्टार्ट होगा बेसिक्स से। इसमें हम जिस चैप्टर में हम लोग बेसिक्स के बारे में सीखेंगे, फिर वो चैप्टर हम लोग मूव करेंगे मॉडलिंग की तरफ। उसमें हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक मॉडलिंग सीखेंगे। फिर इसी तरह हम लोग मटेरियल्स की तरफ जाएंगे और उस चैप्टर में हम लोग बेसिक और एडवांस मटेरियल सीखेंगे। इसी तरह लाइटिंग के चैप्टर में जाएंगे और फिर उसी के अंदर हम लोग रेंडरिंग भी सीखेंगे। एंड में हम लोग एक ओवरऑल प्रोजेक्ट बनाएंगे सब सारे मिलकर, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट भी हो सकता है, हार्ड सरफेस मॉडलिंग भी हो सकता है, ऑर्गेनिक मॉडलिंग भी हो सकता है। और मैं आपको आगे जाके ये भी बताऊंगा कि हार्ड सरफेस मॉडलिंग क्या है और उसके अलावा ऑर्गेनिक मॉडलिंग क्या है, पीबीआर टेक्सचर्स क्या होते हैं, मॉडलिंग में कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। ये सब चीजें हम लोग डिटेल में सीखेंगे। अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा तो घबराएं मत, क्योंकि इस ही कोर्स के अंदर मैं आपको बहुत कुछ इसके बारे में सिखाऊंगा। और इसके अलावा जब आप मेरी वीडियोस देख रहे हो ना, तो उसको डाउनलोड मत करिएगा, उसको ऑनलाइन ही देखिएगा। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो मुझे सपोर्ट मिलती है, मैं मोटिवेट होता हूं और उसके बाद मैं इसी तरह आपको नए नए कोर्सेज लेकर आता रहूंगा। अगर आप मेरे कोर्सेज को ऑनलाइन देख रहे हैं और उसको डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, तो अभी तक के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, यहाँ तक पहुँचाया। ये सब कुछ आपकी वजह से ही है और आपकी ही फरमाइश पे मैं और कोर्सेज लेकर आता रहूंगा। यही ब्लेंडर का कोर्स मैं आगे इसको इंग्लिश में भी बनाऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास ज्यादातर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हिंदी उर्दू स्पीकर्स व्यूअर्स बहुत है, तो उनके लिए मैं ये हिंदी में बना रहा हूँ। क्योंकि काफी ज्यादा ब्लेंडर के कोर्स इंग्लिश में ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है, हिंदी उर्दू में बहुत कम है, या बिल्कुल आप कह सकते हैं नहीं है, बहुत ही बेसिक्स है। मगर ये बहुत डिटेल्ड है। ये 4 या 5 चैप्टर्स पे जो है वो बेस्ड है और उसी के अंदर काफी सारे लेसन्स भी मैंने डाल रखे हैं और हर चैप्टर में डिफरेंट लेसन्स हैं और वो लेसन्स आपकी मदद बहुत करेगा इसको डिटेल में सीखने की। तो हम इसको शुरू करते हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म होती है और ब्लेंडर शुरू होता है। In this course, we'll be teaching you how to work with Blender. Liam, can you please turn off the blender? What's this? My hand got stuck. My hand got stuck. I can't get it out. I cannot. No, do not turn it on. Do not turn this on. Oh my God! Stop! Stop! No! Feed Directive, your own training institute. चलें जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्लेंडर यूज़ करने के लिए आपके पास होना चाहिए ब्लेंडर। तो ब्लेंडर जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लेंडर एक फ्री सॉफ्टवेयर है। तो इस सॉफ्टवेयर के लिए आपको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है। आपको सिर्फ blender.org पे जाना है और यहाँ जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड पर क्लिक करके। मैं भी ब्लेंडर 4.2 LTS यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी ये यूज़ कर सकते हैं, या इससे पुराना वर्जन अगर आपके पास है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। 4.0, 4.1 और 4.2 जो है, इनमें से कोई भी आप यूज़ करें, क्योंकि इतने ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे, ये एक दूसरे से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तो मैं तो अभी फ़िलहाल ब्लेंडर 4.2 LTS यूज़ कर रहा हूँ। डाउनलोड हो जाएगा, MSI एक फ़ाइल होगी जो आप उसको डबल क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आप उसको इंस्टॉल करेंगे जैसे नॉर्मल इंस्टॉलेशन होती है। तो इसको बताने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं, कर सकते हैं ये काम। इंस्टॉलेशन के बाद जैसे ही आप ब्लेंडर 4.2 को लॉन्च करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। सबसे पहले जब आप लॉन्च करते हैं तो यहाँ कुछ सेटिंग्स वगैरह आती हैं,
उसको मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया था, बस मैंने उसको ओके का बटन दबा दिया था। आप भी उसको चाहे तो चेंज ना करें, तो वैसे मैं चेंज नहीं करता, मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग्स होती है मैं वो यूज़ करता हूँ। तो उसके बाद आपको जब भी आप कभी ओपन करेंगे ब्लेंडर, तो आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी। तो जिस तरह आपको मेरे स्क्रीन पर ये नज़र आ रही है, आपने सिंपली क्या करना है, आपने कहीं पर भी पीछे की तरफ यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो मेरे पास ये एक स्क्रीन है। आपको ये थोड़ा सा दूसरे सॉफ्टवेयर से डिफरेंट नज़र आएगा। अगर आप पहली दफ़ा 3D मॉडलिंग और एनिमेशन कर रहे हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये एक नया सॉफ्टवेयर है, एक नया फीचर होगा, क्योंकि आपने पहले 2D पे काम किया था, अब आप 3D पे काम कर रहे हैं, तो आपको इतना कोई मसला नहीं आएगा। मगर अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर से ब्लेंडर की तरफ आ रहे हैं, जैसे आप अगर माया यूज़ करते थे या 3D स्टूडियो मैक्स यूज़ करते थे, और अगर आप उन सॉफ्टवेयर से निकल के ब्लेंडर पर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ये मुख्तलिफ नज़र आएगा, और इसकी नेविगेशन भी उन सॉफ्टवेयर से थोड़ी से हट कर है। जो पहली स्क्रीन आपको नज़र आती है वो पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट है, ये पूरा पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट है। इस पे बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप ब्लेंडर लॉन्च करते हैं आपको एक क्यूब नज़र आता है बिल्कुल ये सामने। इसके अलावा आपको ये एक पॉइंट लाइट नज़र आती है और एक आपको कैमरा नज़र आता है। आप चाहें तो इसको डिलीट कर सकते हैं या चाहें तो आप इसको रख सकते हैं। मैं अक्सर, क्योंकि मैं फ्रॉम स्क्रैच मॉडलिंग में करता हूं, तो मैं इन सबको डिलीट कर देता हूं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग डिलीट नहीं कर रहे, अभी हम और चीज़ें देखनी है कि ब्लेंडर पे किस तरह काम होता है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि ब्लेंडर में नेविगेशन कैसे होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नेविगेशन में देखनी होती है वो ये है कि आप अपना व्यू पोर्ट को कैसे मूव कर सकते हैं। तो व्यू पोर्ट यहाँ पर जो मूव होता है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपके माउस का मिडल बटन। तो आपके पास थ्री बटन वाला माउस होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, और उसके अलावा आपके पास मिडल माउस बटन भी होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन कास्ट ऑन कर दिया। ये एक ऐड ऑन होता है जो आपको बताता रहता है कि मैं कौन सा बटन माउस पे या कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूँ, तो आपको अंदाज़ा होता रहेगा कि कौन सा बटन प्रेस हो रहा है। क्योंकि मैं जब बोलता हूँ और यानी कि जब मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सा बटन प्रेस मैं कर रहा हूँ, कौन सा नहीं कर रहा, तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपके दिमाग में शायद ना रहे, तो आप यहाँ से वो बटन देख सकते हैं। तो पहली चीज़ हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमें नेविगेशन कैसे करनी होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपके पास 3 बटन वाला माउस होना चाहिए, यानी कि लेफ्ट, राइट और मिडल माउस बटन होना चाहिए। तो पहले तो देखते हैं हम लोग इसको पैन कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम लोग व्यू पोर्ट को मूव कैसे कर सकते हैं। व्यू पोर्ट मूव करने के लिए सबसे पहले तो आपको शिफ्ट अपने कीबोर्ड पे दबाना होगा, ठीक है, और उसके बाद आपको मिडल माउस बटन अपना दबाना होगा, और फिर आप कहीं पर भी इसको मूव कर सकते हैं अपने व्यू पोर्ट को। अच्छा, अब ये क्या कहलाता है? ये पैनिंग कहलाता है। जो लोग 3D को पहली दफ़ा सीख रहे हैं, जिन्होंने आज तक कभी 3D पे काम नहीं किया और जो सिर्फ 2D पे काम करते रहे हैं, तो 2D की जो विंडो होती है वो आपको एक डॉक्यूमेंट विंडो मिलती है। ये हमारी एक डॉक्यूमेंट विंडो है, मगर ये क्या, ये 3 डायमेंशनल है। तो इसको जब हम लोग मूव करते हैं, जैसे कि अगर आप फोटोशॉप पे काम करते हैं और अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट विंडो मूव करनी होती है, तो आप स्पेस बार दबा के या पैन, वो जो हाथ वाला आइकन होता है वो आप दबा के मूव कर रहे होते हैं। तो उसी तरह ये होता है। तो इसको भी पैनिंग कहते हैं, और यहाँ पैनिंग जो होती है वो शिफ्ट और मिडल माउस बटन से होती है, और इसी तरह ये मूव होता है, ठीक है। तो ये आपकी पैनिंग हो गई। दूसरी चीज जो होती है, जो आपको 2D में भी मिलेगी, वो है जूम इन और जूम आउट, ठीक है। और जूम इन और जूम आउट यहाँ किस तरह होता है? जूम इन और जूम आउट करने के लिए आपके पास अगर माउस का जो स्क्रॉल व्हील है उसको अगर आप ऊपर नीचे करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जूम इन और जूम आउट करेगा। मगर ये इतना ज़्यादा फाइन ट्यून्ड जूमिंग और जूम आउट नहीं है। अगर आपको फाइन ट्यून जूम इन और जूम आउट करना है तो आपको क्या करना होगा कि वही माउस का जो मिडल बटन है वो तो लाजमी चाहिए, क्योंकि जितनी भी नेविगेशन है माउस के मिडल बटन के बगैर ब्लेंडर में होती ही नहीं है। तो
इस दफ़ा जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए मुझे शिफ्ट नहीं प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड पे, मुझे कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा और मिडल माउस बटन, और मैं जूम इन और जूम आउट कर सकता हूँ। ठीक है, पैनिंग के लिए मुझे शिफ्ट प्रेस करना होगा और जूम इन और जूम आउट के लिए मुझे कंट्रोल प्रेस करना होगा। उसके अलावा हम जो है 3D में अपने मॉडल को अगर चारों तरफ से देखना चाहें तो उससे ऑर्बिटिंग कहते हैं। जो लोग 2D से 3D की तरफ आए, जो पहली दफ़ा 3D पे काम कर रहे हैं या वो सीखना चाह रहे हैं, तो जो तीसरी चीज़ है जो आपको 2D में यानी फोटोशॉप वगैरह या 2D जो एप्लीकेशंस है उसमें, इलस्ट्रेटर वगैरह में नहीं मिलेगी, वो क्या होती है, वो कहलाती है ऑर्बिटिंग। वैसे आप 3D पे जो फोटोशॉप पे और इलस्ट्रेटर पे 3D काम भी कर सकते हैं, मगर वो प्योरली 3D नहीं होता, वो इन डेप्थ 3D नहीं होता, उसमें आप ऑर्बिटिंग नहीं कर सकते। ऑर्बिटिंग क्या होता है? ऑर्बिटिंग, अगर आपको अपना मॉडल को और अपने व्यू पोर्ट को चारों तरफ से देखना है तो आप ऑर्बिट कर सकते हैं। ऑर्बिट के लिए आपको कोई भी बटन कीबोर्ड पे प्रेस नहीं करना होगा, सिर्फ मिडिल माउस बटन प्रेस करना होगा। ठीक है, और इस तरह आप अपने माउस को ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी ड्रैग कर सकते हैं मिडिल माउस बटन के साथ, और आपको ये चारों तरफ से दिखाता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह आपका ये काम इसमें, यानी कि इस तरह आपकी नेविगेशन ब्लेंडर में हो जाएगी। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरे पास माउस तो है मगर मेरे पास 3 बटन वाला माउस नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 बटन वाला माउस है, अब मैं क्या करूं? उस सूरत में ब्लेंडर आपको एक और ऑप्शन देता है और वो इस साइड पर है। अगर आपके पास 3 बटन माउस नहीं है तो माउस के बजाय आप यहां से भी अपने ब्लेंडर की नेविगेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर इसको क्लिक करके ड्रैग करूं तो मैं यहाँ ऑर्बिटिंग कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह ये ऑर्बिटिंग हो सकती है। और अगर मुझे वाई एक्सिस पे ऑर्बिटिंग करनी है तो मैं वाई को क्लिक कर सकता हूँ और सिर्फ ये वाई पे ऑर्बिटिंग होगा। इस तरह मैं जेड पे भी क्लिक करके कर सकता हूँ तो जेड पे ऑर्बिटिंग होगी। तो कोई भी मैं चूज कर सकता हूँ, या फिर इधर मिडिल में, जो भी आप इसको खुद ही चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मुझे जूम इन और जूम आउट करना है, उसके लिए भी मुझे ये मैग्नीफाइंग ग्लास दिया है, तो इसको भी क्लिक करके जूम इन और जूम आउट कर सकता हूँ। ठीक है, पैनिंग भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास 2 और बटन हैं जो हम लोग बाद में जाके इस पे काम करेंगे। एक तो ये है कैमरा बटन, तो आप देख सकते हैं ये कहता है, ये कह रहा है यहाँ पर टॉगल द कैमरा व्यू। टॉगल का मतलब ऑन एंड ऑफ। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो कैमरा व्यू ऑन हो जाएगा, दोबारा क्लिक करूंगा तो कैमरा ऑफ हो जाएगा। ये हम लोग बाद में आगे जाके क्लास में सीखेंगे, जब हम लोग कैमरे के बारे में सीखेंगे। नीचे जो है हमारे पास दिया गया है, इससे कहते हैं ऑर्थोग्राफिक और पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट। अभी हम लोग पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं काफ़ी 3D-ish लग रहा है ये, इसमें डेप्थ भी है जिस तरह आप रियल वर्ल्ड में देखते हैं। मगर अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये ऑर्थोग्राफिक व्यू बन जाता है, यानी कि ये थोड़ा सा फ्लैट बन जाता है। ये 3D इतना ज़्यादा लगेगा नहीं, ये बिल्कुल फ्लैट सा हो जाएगा। तो फ्लैट जो है वो ज़्यादा यानी कि 3D लुक नहीं आपको देता, तो थोड़ा फ्लैट हो जाता है। तो इसको जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो वापस पर्सपेक्टिव बन जाएगा। ये टॉगल बटन है, यानी कि ऑन एंड ऑफ के लिए। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 3 बटन वाला माउस नहीं है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। थोड़ा स्लो हो जाता है काम, मगर काम चल जाता है। अच्छा, इसके अलावा आप ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर लेफ्ट क्लिक कर दूं या मिडिल माउस क्लिक कर दूं या मैं जो है राइट माउस जो है अपना क्लिक कर दूं तो उससे क्या होगा? यानी कि बगैर शिफ्ट बटन दबाए हुए, बगैर कंट्रोल बटन दबाए हुए, मैं सिर्फ, क्योंकि मैंने आपको तो ये तो बता दिया कि भाई जो मिडिल माउस बटन होता है वो अगर आप सिर्फ मिडिल माउस बटन दबा के रोटेट करें तो आपको वो ऑर्बिट रोटेशन होती है, चारों तरफ से देख सकते हैं। अगर आप शिफ्ट दबाएं और मिडिल माउस बटन यूज करें तो वो पैनिंग होती है। कंट्रोल और मिडिल माउस बटन से जूम इन एंड जूम आउट होता है। ये तो मिडिल माउस बटन हो गया। मगर लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक अगर किया जाए तो क्या होगा? आप यहाँ नीचे देख सकते हैं मेरे पास ये कुछ जो है विंडोज यानी कि कुछ आइकन्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो जैसे मैं ऊपर जाता हूँ तो ये वाला आइकन, ये वाला आइकन, ये वाला आइकन क्या कह रहा है? जैसे मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ पर तो पहला वाला आइकन कह रहा है कि लेफ्ट क्लिक से होगा सिलेक्शन, मिडिल माउस बटन से रोटेट व्यू यानी कि वही ऑर्बिटिंग जो मैंने आपको करके दिखाया था अभी, और राइट से होगा ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं क्या ये है क्या चीज़।
लेफ्ट माउस बटन अगर मैं किसी चीज पे क्लिक करता हूं, यानी अगर मैं स्क्रीन पे कर रहा हूं तो कुछ नहीं होगा, मगर मैं किसी अगर ऑब्जेक्ट पे करता हूं तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये सेलेक्टेड है और अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। तो डी सेलेक्ट करने के लिए आप किसी भी खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो वो डी सेलेक्ट हो जाएगा, और किसी को सेलेक्ट करने के लिए आप उसी पे क्लिक कर दें। इसके अलावा राइट क्लिक से क्या होता है, राइट क्लिक को मैं करूंगा तो मुझे वो ऑब्जेक्ट का, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे यहां पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा था, ऑब्जेक्ट का मुझे मेन्यू दे देगा। तो ऑब्जेक्ट के मेन्यू का क्या मतलब हुआ, जो चीज मैंने सेलेक्ट की हुई होगी उसको जब वो हाईलाइट हो जाएगा, जैसे ऑरेंज हाईलाइट हो गया, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये जो मेन्यू दे रहा है इस पर मैं किसी भी चीज पे क्लिक करूंगा तो वो ऑप्शन इस सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे जो है वो अप्लाई कर देगा, इसलिए इसे ऑब्जेक्ट मेन्यू कहते हैं। तो जो सेलेक्टेड है उसको मैं अगर, यानी कि मैंने क्लिक किया, अप्लाई किया, तो वो उसके ऊपर जो है अप्लाई हो जाएगा। तो मैं कोई भी चेंजेस किसी भी ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके कर सकता हूं। इसके अलावा एक और तरीका है, बजाय राइट क्लिक करने के यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को, मैं उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूं, और सिलेक्ट करने के बाद ये ऊपर आप देख रहे हैं यही चीज ऑब्जेक्ट, मैं इसको भी क्लिक करता हूं, यानी कि इसको भी अगर मैं क्लिक करूं तो मुझे वही ऑप्शंस आ जाती हैं, मगर ये और डिटेल में आ जाती हैं। यहाँ पर थोड़ी सी हैं, ज्यादा नहीं है, मगर यहाँ अच्छी खासी है, यानी काफी ज्यादा और एक्स्ट्रा भी शो कर देता है। तो आप ये काम भी बड़े आराम से या तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, या इसको सेलेक्ट करके ऊपर इधर ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग ऊपर आए ही गए यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे, तो और भी हम लोग चीजें यहाँ देख लेते हैं ऊपर है क्या। ये कहलाते हैं सब मेन्यूज, ऑब्जेक्ट, ऐड, सेलेक्ट, व्यू, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट आपको ऑप्शंस नजर आ जाएगी, जैसे कि ऑब्जेक्ट, जैसे मैं आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट जो भी सिलेक्टेड है उसको चेंज करने के लिए या उस पर कोई भी ऑप्शन अप्लाई करने के लिए ऑब्जेक्ट में सारी ऑप्शंस होंगी। ऐड का मतलब क्या होता है कि जो भी आपको ऐड करना है तो आप ऐड से ऐड कर सकते हैं। किसी चीज़ को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करने के जो है मुख्तलिफ तरीके हैं यहाँ पर, कि अगर आपको एक चीज़ सेलेक्ट करनी है या फिर एक जैसी तीन चीज़ें हैं, अगर आपको उन तीन चीज़ों को सेलेक्ट करना है बाकी को नहीं करना, तो इस तरह के मुख्तलिफ सिलेक्शन के जो ऑप्शंस होते हैं हम लोग आगे जाके सीखेंगे, वो यहाँ से सेलेक्ट से हो जाते हैं। व्यू जो है वो आपको, जो आपका व्यू पोर्ट है उसको चेंज करना या उसको एडजस्ट करना, ये उसकी सारी ऑप्शंस आती हैं। इसके अलावा एंड पे मेरे पास यहाँ पर है मोड्स। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट मोड पे है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है ये इसके हम लोग मोड पर है। हम लोग इन यहाँ पर दूसरे ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जो ऑब्जेक्ट मोड के अंदर है, ठीक है। तो जितने भी ये सब मेन्यूज़ हैं ये ऑब्जेक्ट मोड के दिए हुए। अगर मैं अब मोड अपना चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं अगर फर्स्ट करें एडिट मोड पे चला जाता हूँ, तो क्या होगा कि मेरे पास ये ऊपर वाले सारे सब मेन्यूज़ चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि अगर मैं वापस ऑब्जेक्ट मोड पे जाता हूं, आप एक और चीज नोट करेंगे, मेरे पास यहां पर टूल बार है, ठीक है, और यहाँ पे टूल बार को मैं थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा भी कर सकता हूं। तो अगर मैं उसको बड़ा करता हूं या उसकी विड्थ बड़ा करता हूं तो मुझे सारे टूल बार की ऑप्शंस जो है उनकी लेबल्स भी मिल जाएंगे। तो अगर मैं इसको चेंज करता हूं ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड पर आता हूं तो टूल बार भी साथ में चेंज हो जाता है। सब मेन्यू तो चेंज होते ही होते हैं, ठीक है, ये और एडिशन भी आ जाएगी आपके पास। उसके अलावा आपका टूल बार भी चेंज हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप चेंजेस करते रहते हैं मोड के अंदर, वैसे वैसे आपको डिफरेंट यहाँ पर सब मेन्यूज और टूल बार आपको मिल जाते हैं। तो ये जितनी भी हैं टूल बार या सब मेन्यू, ये सब डिपेंड करते हैं आपके मोड के ऊपर। जो मोड सेलेक्ट होगा यानी कि सेलेक्ट होगा उसी की ऑप्शंस आपको ये यहाँ पर दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं मैं वापस अपने ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आ गया हूँ। अब ये टूल बार, कभी कभार क्या होता है कि टूल बार भाई अगर मुझे इतना बड़ा टूल बार नहीं चाहिए तो मैं इसको वापस ड्रैग करके छोटा कर सकता हूँ, या मैं इसको और बड़ा कर सकता हूँ अगर मेरे पास बहुत बड़ी स्क्रीन है। और अगर मेरे पास बहुत छोटी स्क्रीन है और ये मुझे जो है ना बहुत अनॉय कर रहे हैं या मेरे बिल्कुल सामने आ रहे हैं, मैं काम नहीं कर पा रहा, तो टूल बार के लिए एक शॉर्टकट है टी फॉर टूल बार। अगर मैं टी दबाता हूं तो ये टूल बार यहाँ से गायब हो जाएगा, दोबारा टी दबाऊंगा तो आ जाएगा, यानी कि टॉगल है ऑन एंड ऑफ टी, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैं टी जब प्रेस करता हूं
तो वो चला जाता है, टी जब प्रेस करता हूँ तो आ जाता है। इसके अलावा ये तो टूल बार हो गया, मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल नज़र आ रहा होगा, एरो आप कह सकते हैं। इस एरो को अगर मैं प्रेस करता हूँ तो मेरे पास और मज़ीद ऑप्शंस यहाँ पर आ जाती हैं। ये कौन सी ऑप्शंस हो गई? आइटम ऑप्शंस हो गई, और टूल ऑप्शंस हो गई, व्यू ऑप्शंस हो गई, स्क्रीन कास्ट कीज जो मैं ये एड ऑन यूज़ कर रहा हूँ, एड ऑन यानी कि प्लग इन, ये प्लग इन में यूज़ कर रहा हूँ तो इस प्लग इन की ऑप्शंस आ गई। तो यहाँ पर मुख्तलिफ टाइप की इस तरह की ऑप्शंस आ जाती हैं। तो ये भी आप यहाँ से इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, और बड़ा अगर मैं मज़ीद करना चाहूँ उसको कर सकता हूँ, छोटा करना चाहूँ कर सकता हूँ, और अगर इसको मुझे वापस अपना हाइड करना है तो मैं इसको इस तरह हाइड भी कर सकता हूँ, इस तरह शो भी कर सकता हूँ। और इसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट है एन फॉर न्यू। तो मैं अगर एन दबाता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हाइड हो जाता है, और अगर एन दोबारा दबाऊंगा तो ये दोबारा शो होना शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये वैसे होता क्या है, किस लिए यूज़ होता है। तो ये बेसिकली जो चीज़ आपकी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ होता है ये उसके लिए होता है। जैसे कि इसकी अगर लोकेशन चेंज करनी है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। इसका मुझे अगर वाई लोकेशन चेंज करनी है, ठीक है, जो लोग जो है 3D से यानी कि जो लोग 2D से 3D की तरफ आए हैं उनको मैं बताता चलूँ, जो 3D है उसको 3D इसलिए कहते हैं कि इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं। आपकी एक्स हो गई जैसे कि हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जो लेफ्ट एंड राइट की तरफ जा रही होती है। फिर आपकी वाई हो गई जो आपकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा रही है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जेड रोटेशन हो गई जो अप एंड डाउन जा रहा होता है। तो ये आपके पास 3 डायमेंशंस होती हैं, इसलिए 3D कहलाता है। 2D में सिर्फ आपके पास 2 डायमेंशंस होती हैं, यानी कि ऊपर नीचे जा रहा होता है, ठीक है। 2D के अंदर जो है ये Z जो है वो Y कहलाता है, और लेफ्ट और राइट X कहलाता है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये ब्लेंडर में X Y जो होता है आपका, ये वापस मैं इनको 0 कर देता हूँ ताकि अपनी जगह पर चले जाएं। Y जो होता है वो बैक एंड फोर्थ यानी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड होता है। असल में जो 2D होता है उसमें बैक एंड फोर्थ नहीं होता, उसमें बाकी सारी होती हैं। इसी तरह मैं रोटेट भी कर सकता हूँ इस तरह, ठीक है, तो रोटेशन भी हो सकती है। और उसके अलावा मैं अगर चाहूँ तो इसको वापस 0 भी कर सकता हूँ, वापस अपने उस पे नॉर्मल पे। फिर यहाँ से मैं इसकी स्केलिंग भी कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से इसको वो कर सकते हैं। तो ये आपका इस आइटम से ये सब चीज़ें हो जाती है। अच्छा, मैंने इसको स्केल जो है 0 0 0 कर दिया सबको, तो वो तो गायब ही हो गया क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल जो है छोटा कर दिया। 0 का मतलब बिल्कुल यानी कि इनविजिबल हो गया वो, तो इसको वापस 1 1 1 कर देता हूँ ताकि वो शो हो जाए। तो ये गलती मैंने कर दी थी, तो मगर सही है, आपको समझ में आ गया होगा कि स्केल का मतलब होता है साइज। तो 0 साइज हो जाएगा तो वो तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो डायमेंशन इसकी आप देख सकते हैं, ये 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर है, यानी कि रियलिस्टिकली ये 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर है, ठीक है। तो ये इसी तरह आप इसको चेंज भी कर सकते हैं सेटिंग में जाके, मगर मैं ज़रा चेंज नहीं करता, मैं ऐसे ही इसको रखता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से ऊपर ऑप्शन से भी यहाँ पर चेंज कर सकते, जो हम लोग बाद में भी देखेंगे ऑप्शंस को। अभी फ़िलहाल इसको रहने देते हैं। टूल्स आपका जो हो गया ये भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। व्यू आपका हो गया कैमरे की सेटिंग्स, ये भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। स्क्रीन कास्ट की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो खैर मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ये इससे आसानी हो जाए। ये आप लोगों को इतना फ़ायदा नहीं देगा अगर आपकी स्क्रीन पर है, ये तो मैंने ट्यूटोरियल बनाने के लिए रखा हुआ है। मैं वापस एन दबाता हूँ तो ये चला जाएगा। तो अब वापस हम लोग आते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास है फाइल। इस पे आपको नई फाइल अगर खोलनी है या ओपन एग्जिस्टिंग फाइल करनी है, ओपन रीसेंट फाइल करनी है, रिकवर कोई फाइल अगर आपकी आपका सिस्टम क्रैश हो गया है, वो फाइल गायब हो गई है या आपको उसको रिकवर करना है, इंपोर्ट करना है, सेव करना है, सेव कॉपी करना है, तो वो सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब यहाँ से हो जाएगा, जैसे कि बाकी सॉफ्टवेयर में भी होता है, जैसे कि फोटोशॉप वगैरह में, इलस्ट्रेटर वगैरह में होता है। एडिट में वही अनडू अगर आपने करना है, रीडू करना है, अनडू हिस्ट्री, जैसे मैंने जो कुछ भी अभी तक इस पर काम किया वो सारा यहाँ पर आ गया।
यानी कि फोटोशॉप में अगर आपने काम किया है उसमें भी अनडू हिस्ट्री होती है, तो इसमें भी अनडू हिस्ट्री है, ठीक है। एडजस्ट लास्ट ऑपरेशन, अगर मैंने कोई इसको मूवमेंट की है तो उस मूवमेंट को, जो मेरा लास्ट मूवमेंट जो है उसको मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ। ये सब चीज़ें हम लोग आगे जाके देखेंगे, और आप ये खुद भी कर सकते हैं, इतना ये कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से आपको खुद समझ में आ जाएगा ये। फिर रेंडरिंग जो है, रेंडर क्या होता है कि जो लोग पहली दफ़ा 3D पे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास जो ये 3D ऑब्जेक्ट होता है, जो 3D सीन होता है, इसको हम लोग प्रिपेयर करके एक फाइनल आउटपुट देते हैं, तो वो रेंडरिंग में होता है। तो यहाँ से उसकी रेंडरिंग होती है। रेंडरिंग यानी कि आपकी 3D इमेज को एक फाइनल आउटपुट देता है। वो फाइनल आउटपुट जो होता है वो एक 2D इमेज बन जाता है, मगर वो आप को एक बहुत अच्छा लुक एक देता है। तो वो सारा यहाँ पर काम होता है 3D पे। ये भी हम आगे जाके करेंगे। विंडो में ये सारी जितनी हमारे पास विंडोज़ दी हुई हैं, ये उसका सारा इस पे उसकी सेटिंग्स हैं। हेल्प तो जैसे आपको पता है यहाँ पर सारी मैनुअल्स दी हुए होते हैं, ट्यूटोरियल्स दी हुई होती हैं, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से भी आप मुख्तलिफ सीख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सारे लेआउट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास सिंपल लेआउट है एक, उसके बाद है मॉडलिंग। मैं अगर मॉडलिंग में जाता हूँ तो मेरे पास ये सारा मॉडलिंग लेआउट आ जाएगा, ये पूरा इसका व्यू चेंज हो जाएगा। मैं अगर स्कल्पटिंग पे जाता हूँ तो मेरे पास पूरा स्कल्पटिंग लेआउट आ जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा इंटरफेस चेंज हो जाता है। यूवी एडिटिंग पे जाता हूँ तो ये सब चेंज हो जाता है। तो जो लोग पहली दफ़ा 3D पे काम कर रहे हैं वो आप लोग ज़रा घबराएं नहीं, क्योंकि हम लोग डिटेल में ही आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि 3D के अंदर आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके पास मॉडलिंग होती है, स्कल्पटिंग होती है, यूवी एडिटिंग, टेक्सचर पेंटिंग होती है, शेडिंग होती है, एनिमेशन होती है, रेंडरिंग होती है। वो सब हम लोग यहाँ से आके इसको सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे इन पे सब पे काम होता है। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं इस तरफ। ये तो हम लोग यानी कि देख लिया कि क्या है इसमें, क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या सब कुछ है। यहाँ आके देखते हैं इधर क्या है। इधर हमारे पास फ़िलहाल इस वक्त ये सबसे पहली जो चीज़ है इसी ये कहलाती है आउटलाइनर। आउटलाइनर क्या होता है कि आपका एक एसेट बॉक्स होता है। ये वैसे फोटोशॉप में आपको नहीं मिलेगा, इलस्ट्रेटर में भी नहीं मिलेगा मेरे ख्याल में। तो ये होता क्या है, ये एसेट बॉक्स कहलाता है आउटलाइनर, कि जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जो भी आप लाइट लगा रहे हैं, जो भी आप कैमरा लगा रहे हैं, वो सब यहाँ पर आके उसको उसकी एक वो बन जाती है, सीन कलेक्शन बन जाती है, फिर कलेक्शन बनती है, फिर कलेक्शन के अंदर वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब एक और चीज़ ये है कि जो लोग 2D से 3D की तरफ पहली दफ़ा आते हैं, जिन्होंने पहली दफ़ा 3D पे काम करना होता है, वो इस चीज़ को समझते हैं ये लेयर्स है। जैसे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर में लेयर्स होती हैं, ये लेयर्स नहीं है। 3D में लेयर्स का कॉन्सेप्ट होता है, मगर 2D जैसा नहीं होता। 2D में तो एक चीज़ एक के ऊपर एक होती है ना, तो वो आपको उसको शो करना होता है कि बैक क्या है और फॉरवर्ड क्या है, पीछे कौन सी लेयर है और आगे कौन सी लेयर है। यहाँ वो मसला नहीं आता 3D के अंदर। तो ये एक तरह से एक आपकी सीन कलेक्शन होती है। सीन कलेक्शन यानी कि डिफरेंट सीन्स आप एक सीन में बना सकते हैं, उसके अंदर कलेक्शंस होंगी। फर्ज करें मैंने एक कलेक्शन बना दी है कि भाई घास है सारी, और घास के ऊपर फूल है, फूल के ऊपर जो है और घास है, ठीक है, उसके ऊपर और डिफरेंट टाइप के फूल हैं, तो वो सब एक मैं बना दूंगा यहाँ पर ग्रास एंड फ्लावर्स के नाम से, ठीक है। तो एक कलेक्शन वो हो गई। तो उसमें उस फोल्डर के अंदर वो सारा एक ग्रुप बन जाएगा, उसमें सारी घास और सिर्फ फूल ही होंगे। फिर एक और मैं कलेक्शन बना दूंगा, उसको मैं नाम दे दूंगा प्लेग्राउंड। उसमें जितने भी झूले वूले बच्चों के लगे हुए हैं, जो प्लेग्राउंड के जो जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं, वो सब मैं उसमें डाल दूंगा। बाकी मैं ह्यूमंस की एक बना दूंगा, उसमें बच्चे वगैरह जो भी आदमी वगैरह वहाँ पर और जो भी खवातीन वगैरह वहाँ घूम रहे हैं, ठीक है, उनके मॉडल्स मैं उसमें डाल दूंगा। तो एक तरह से मैं ऑर्गेनाइज कर लूँगा अपना सीन। तो इस तरह कलेक्शंस और ये सब चीज़ें आपके सीन को ऑर्गेनाइज करने के लिए होता है। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो मेरे पास इस वक्त 3 चीज़ें हैं सिर्फ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास इस वक्त एक ये क्यूब है, एक कैमरा है और एक लाइट है, ठीक है। क्यूब जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑरेंज कलर के आपको आइकन नजर आ रहा होगा। ये ऑरेंज आइकन आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है, ये आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और जो ग्रीन आपको जो नजर आ रहा होगा ये आपका डेटा टाइप होता है। तो ये यहाँ पर जो है नीचे जो आपको दिया हुआ है, ये जो दूसरी विंडो है, ये कहलाती है प्रॉपर्टीज।
तो जो भी चीज़ सिलेक्टेड होती है उसकी प्रॉपर्टी नीचे आती है। फर्ज करें मुझे इस बॉक्स की, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी चेंज करनी है। इसका कलर क्या है? ऑरेंज। मैं यहाँ पर जब आऊँगा नीचे तो मुझे ऑब्जेक्ट किस में नज़र आएगा? ऑरेंज में। तो मैं यहाँ पर जो भी चीज़ करूँगा, जो भी चेंज करूँगा, वो क्या चेंज कर रहा होगा? ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा होगा। तो आप आउटलाइनर के कलर से प्रॉपर्टी की कलर को मैच करके पहचान सकते हैं कौन सी चीज़ किसके लिए है। अब ये ग्रीन जो है ना, ये डेटा टाइप मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर ये जो ग्रीन है ये डेटा है, ठीक है। तो डेटा टाइप आपको ये आगे जाके हम लोग देखेंगे डेटा बाइट, ये यानी कि डेटा टाइप होता क्या है, ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ है। तो ये सारी डेटा टाइप की ऑप्शंस यहाँ पर आ जाती हैं, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ से, तो इसी तरह यहाँ पर कलर्स को एक स्पेसिफिक ऑप्शन के हवाले से वो दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि ऑरेंज हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये ऑरेंज कलर हो गया, ये ग्रीन हो गया आपका जो है डेटा। तो इस तरह आप कलर को कलर से मैच करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा क्या काम हो रहा है। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से यानी कि डेटा क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आए और होवर करें तो आपको डिटेल में बता देता है। जैसे ये रेंडर है, ये रेंडर प्रॉपर्टीज़ है, ये आउटपुट प्रॉपर्टीज़ है, तो आपको वो आराम से बताता रहेगा कि क्या क्या चीज़ है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने ये यहाँ से भी देख लिया, यहाँ से भी देख लिया, ऊपर से भी देख लिया, इधर से भी देख लिया। अब नीचे रह गया हमारा। नीचे आपको ये नज़र आ रहा होगा एक प्ले फॉरवर्ड, ये सब कुछ, ये टाइमलाइन कहलाती है। एनिमेशन के लिए ये एक चीज़ यानी कि ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने एनिमेशन पे कभी काम नहीं किया, जो लोग 2D की तरफ से 3D पे आ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होगा। इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा भी कर सकता हूँ। ये क्या होता है? बेसिकली आपका प्ले हेड होता है। आपने मूवीज़ तो देखी होंगी कंप्यूटर के ऊपर VLC प्लेयर पे, या नेटफ्लिक्स पे जब आप देखते हैं, या यूट्यूब पर जब आप वीडियो देखते हैं, तो आपको एक प्ले हेड मिलता है इस तरह। जैसे कि आप अभी ये वीडियो यूट्यूब पे ही देख रहे हैं, तो यूट्यूब पर नीचे जो प्ले हेड आ रहा होगा, तो ये वो प्ले हेड होता है। ये आपको फॉरवर्ड रिवाइंड करके बताता है कि कहाँ कहाँ आपकी एनिमेशन हो रही है। उसी तरह ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है और आपकी एनिमेशन यहाँ से कंट्रोल हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल आपको हो सकता है ये बिल्कुल एक जहाज़ का, एक एरोप्लेन का कॉकपिट लग रहा होगा कि बड़े मुश्किल कंट्रोल हैं ये वो, लेकिन जब आप इस पर काम करना शुरू करेंगे ना, तो ये सब चीज़ें आपको आसान लगना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि शुरू में आपको हर चीज़ जो है वो थोड़ी मुश्किल, ओवरवेलमिंग सी लगती है, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब आप उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं, उस पर शुरू करते हैं सारा अपना काम, तो वो आपके लिए आसान बनती जाती है। तो उम्मीद है कि जो अगली क्लासेस होंगी उसमें हम लोग और कुछ सीखेंगे और सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आती रहेंगी, और आप इस कोर्स को उम्मीद है कि बहुत एंजॉय करेंगे और आगे जाके भी इस कोर्स को बहुत एंजॉय करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफ़ी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जी इंटरैक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।